Okay, so let's start the solutions of this chemistry paper. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इज राइट. सो आपको कोबाल्ट ऑक्सलेट दे रखा है, कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन दे रखा है, आयरन के साथ फ्लोरीन दे रखा है. सो सबसे पहले मुझे अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसका मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पिन ओनली का, एंड दैट इज अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू. यूनिट क्या है? बोहर मैग्नेटन, राइट. फिर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो लेट सपोज सबसे पहले हम ये कोबाल्ट ऑक्सलेट वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी, राइट. सो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बी एक्स. तो अगर मैंने एक्स एज्यूम किया, ऑक्सलेट इज -2, राइट. आपको ये ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सो ऑक्सैलिक एसिड से ये लिगेंड आता है ऑक्सलेट, राइट. सो ऑक्सलेट पे ओवरऑल 2 नेगेटिव है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल 2 नेगेटिव, राइट. सो x की वैल्यू कितनी आ गई फिर? x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे -3 है. तो x इज इक्वल टू +3, राइट. x इज इक्वल टू +3. तो x इज इक्वल टू +3, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3. देखो एक चीज याद रखना बच्चों, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब +3 होता है तो मेरे पास सिर्फ एक लौता कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेयरिंग नहीं होती, एंड दैट इज कोबाल्ट के साथ जब फ्लोरीन होता है, तो हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट, राइट. तो इसी वाले कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती, ऑल्दो ऑक्सलेट इज अ वीक फील्ड. H2O से भी लेट्स से ये H2O के भी बाद में आता है, राइट. बट यहाँ पर पेयरिंग होगी. क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की +3 है, राइट. तो कोबाल्ट की +3 है, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3+ का मतलब क्या है? D6. तो यहाँ पर पेयरिंग करवा दी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0. तो बोहर मैग्नेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? 0. बोहर मैग्नेटन तो 0, राइट. तो सिमिलरली अब इस वाले केस में भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, राइट. +3 होने के बाद D6 है, लेकिन एक लौता ऐसा केस है, और ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है. अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, तो वहां पर स्पेसिफिकली दे रखा है. सिर्फ एक मेरे पास कोबाल्ट 3+ में फ्लोराइड वाला ही केस है जिसमें पेयरिंग नहीं होती, बाकी हर एक केस में होगी. अब बस ये 3D आपका दे रखा है, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4. तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, तो 4 इंटू 4+2 अंडर रूट 4+2 6, 6 हो जाए 24 अंडर रूट 24. तो 5 से थोड़ा सा छोटा, तो वही 4.9 4.8 अप्रोक्सीमेटली, राइट. जरूरी नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लेट्स से वैल्यू निकालनी है, आपको तो ऑर्डर बताना है, राइट. तो रूट अंडर रूट 24 रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नेक्स्ट इज आयरन के साथ फ्लोरीन है, राइट. सो यहाँ पर मैंने आयरन की सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ पर भी ये +3 आया, ठीक है. +3 फ्लोरीन अगेन वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है. लेकिन आयरन +3 होता है आपका D5. तो D5 की जब मैं फिलिंग करूंगा 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 5. तो अंडर रूट में कितना आ गया? 5 इंटू 5+2, तो 7 5 35, तो ये आ गया अंडर रूट 35. तो ऑब्वियसली अंडर रूट 35 ज्यादा बड़ा नंबर है देन अंडर रूट 24 और देन 0. तो ऑर्डर इज दिस, विच इज करेक्ट आंसर इज 3, राइट. सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे हैं, राइट, जहां पर वीबीटी आई गेस समझा रखी है, तो वहीं पर जहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट समझा रखा है एनसीईआरटी में, वहीं पर इसके बारे में ये सारे एग्जांपल्स वहीं पर कवर कर रखे हैं, राइट. Okay, moving on to the next question. Find out the major products from the following reaction sequence. तो कीटोन दे रखा है, बेंजीन है, क्लोरीन है, राइट. ओके, सो जैसे ही मैं कीटोन देखता हूं और यहाँ पर मुझे दे रखा है NaCN, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, राइट. साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, CN will attack the CN negative will attack the carbonyl carbon of the ketone, right. सो यहाँ पर यही अटैक कर रखा है, राइट. ओके, तो साइनोहाइड्रिन पहले एग्जांपल में, पहले स्टेप में ये O नेगेटिव बनेगा ना, O नेगेटिव Na+. अब सेकंड स्टेप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कर रखी है, दैट इज ETOH H3O+. देखो एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ मैं H3O+ लेता, राइट, अगर मैं सिर्फ H3O+ लेता तो मेरा क्या बनना चाहिए? अगर मैं सिर्फ H3O+ लेता तो मेरा बनना चाहिए यहाँ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ मेरा O नेगेटिव आ गया, यहाँ CN आ गया.
तो सिर्फ मैं अगर H3O प्लस डालता, और ये पुराने जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस में मतलब आ रखे हैं ये ऐसे क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पर यहाँ Cl, राइट? तो यहाँ पर OH और यहाँ COOH, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना? तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी। तो पहला स्टेप एक्चुअली यही हो रहा है जब मैं पानी डाल रहा हूँ इन द एसिडिक कंडीशन, ठीक है? लेकिन इन्होंने क्या दे दिया, ETOH भी दे दिया साथ में। अब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आप ETOH भी डाल रहे हो, दिमाग में एक चीज चल पड़ी, ये तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ना? एसिड कैटालाइज्ड एसिड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एस्टर, राइट? तो जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर मैं इसको रब करके, अब मैं CO, है ना, पूरा रब कर देता हूं, तो C डबल बॉन्ड O, O ETOH है ना, तो OET, ये वाला एस्टर बनेगा, राइट? तो A जो बना आपका, दैट इज दिस, जो यहां पर भी दिखा रखा है, दिस इज A, राइट? ओके, उसके बाद क्या डाल रखा है, MEMGBr एक्सेस, MEMGBr एक्सेस। देखो, अगर एक चीज याद रखो, MEMGBr एक्सेस, अगर वो एक्सेस ना भी लिखता, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वो एक्सेस ना भी लिखता, तब भी एस्टर तो आपका, जब मैं RMGX के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो कीटोन वाली स्टेज पे तो रुकेगा ही नहीं वो, राइट? वो आपका अल्कोहल वाली पोजीशन पे ही जाके रुकेगा, ठीक है? सो यहाँ पर ये Me नेगेटिव इस पे अटैक करवाएगा कार्बोनिल कार्बन पे, दो बार, दो इक्विवेलेंट एक्सेस का मतलब यहाँ पर वही ऑब्वियसली दो इक्विवेलेंट लगेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले पहली स्टेज क्या बनेगी, कीटोन की बनेगी, ठीक है? दूसरी स्टेज क्या बनेगी, इसकी बनेगी, ठीक है ना, टर्शरी अल्कोहल की। तो बस उसके बाद H3O प्लस दे रखा है, तो ये तो RMGX के साथ का स्टेप होता है कि RMGX मेरे को कंप्लीट करवाना है। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है? एंड विच इज किसके साथ मैच कर रहा है, पहले ए देख लेते हैं हम। ए में तो ये तो एसिड बना रहा है, ये एसिड, अच्छा ए से ही, अच्छा हमें तो ए से ही आंसर मिल गया बाय द वे, क्योंकि बाकी सब में तो एसिड बना रहा है, इसी में तो एस्टर बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर तो एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं, तो मुझे तो बी सोल्व करना ही नहीं चाहिए था, राइट? क्योंकि बाकी सब में ए वाले में CnOH कर दिया, वो तो हो नहीं सकता, राइट? सिमिलरली फोर्थ वाले में भी CnOH कर दिया, वो नहीं हो सकता। तो मुझे बस ये ध्यान देना है कि सेकंड और थर्ड में COOH होगा या CO2ET होगा, राइट? तो वो हमने फिगर आउट कर लिया, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। आसान क्वेश्चन था, आई मीन आई वुड से, लेट्स से NCERT लेवल का ही था, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ CrO5 इन अमाइल अल्कोहल हैज अ, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका लैब मैनुअल से क्वेश्चन आ गया, CrO5 इन अमाइल अल्कोहल। देखो मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, अमाइल अल्कोहल, ठीक है? सेम टाइप का क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 में आ रखा है, ठीक है? वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पूछे थे या डबल बॉन्ड पूछे थे या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी थी। ये तो थोड़ा फेमस क्वेश्चन होता ही है, जिसमें या तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पूछे थे, ठीक है? हाँ, बट सेम ही कंसेप्ट था, ठीक है? सेम कंसेप्ट था, और ये एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में ये दे रखा है, एंड द आंसर इज ब्लू, ब्लू कलर आता है, ठीक है? ब्लू कलर आता है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आई मीन इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। इफ आई नो आई नो, आई मीन आई कैन डू, इफ आई डोंट नो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए प्रिडिक्ट करना, ठीक है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ब्लू कलर। ओके, नेक्स्ट, given below are the two statements. Statement 1, nickel is being used as the catalyst for producing syngas and edible fats. तो ये हाइड्रोजन चैप्टर का लग रहा है, क्योंकि सिनगैस आपका, सिनगैस वाला जो रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ सिनगैस, दैट इज दिस, ठीक है? एनसीईआरटी का, अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, CH4 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमें यूज करना होता है, दैट इज निकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइन है। तो निकल सिनगैस के लिए एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ये बात क्लियर है। एडिबल फैट्स, एडिबल फैट्स क्या होता है, ये वेजिटेबल ऑयल को, है ना, वेजिटेबल ऑयल को हम जब बोलते हैं वो एल्कीन्स ही है हमारा, ठीक है ना? जैसे क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, या लेट्स से क्लास 10th में तो स्पेसिफिकली लिख के आता है कि वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, तो वो घी बन गया आपका, है ना? तो यहाँ पर भी निकल यूज होता है, निकल के साथ वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। निकल आप यूज कर सकते हो, प्लेटिनम यूज कर सकते हो, पैलेडियम यूज कर सकते हो, राइट? तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सिलिकॉन फॉर्म्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट, नो, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है,
चार चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल में हाइड्राइड्स नहीं है, जैसे CH4 इज अ हाइड्राइड ऑफ कार्बन बट उसमें H नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बोल देते हैं, बट वो हाइड्राइड नहीं है। हाँ, एनीवे, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स सच एज सिलिकॉन फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड नहीं बनाता है, सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हाइड्रोजन चैप्टर का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन एनसीईआरटी की लाइन से बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, इनऑर्गेनिक का सिंपल क्वेश्चन था हाइड्रोजन चैप्टर से। Okay, next, the set of correct statements is manganese exhibits +7 oxidation state in its oxide. हाँ, तो ये तो हमें पता ही है कि डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है वो मैंगनीज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो क्लासिकल एक हमें याद ही रहता है ना, KMnO4 बोल दूं या फिर MnO4 नेगेटिव बोल दूं, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव या Mn2O7 बोल दूं, ये लो। अगर आप इसने स्पेसिफिकली अगर ऑक्साइड की बात करिए, निट्स ऑक्साइड, तो Mn2O7 बोल दूं, यहाँ पर भी मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। यूथेनियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स। हाँ, तो यूथेनियम का ऑक्साइड है RuO4, ऑस्मियम का OsO4, अगेन दोनों में ही +8 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और इसको भी मैं एनसीईआरटी की लाइन ही बोलूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट, स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। स्कैंडियम, स्कैंडियम 3D का पहला एलिमेंट है, तो 3D1 4s2, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही 3 है, ठीक है ना। अनपेड नहीं बोलूंगा, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड नहीं, 4s वाले तो पेड है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही 3 है, तो स्कैंडियम 3+C इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 तो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी, ये तो डायरेक्ट आपका K2Cr2O7 के रिएक्शंस है। जब मैं K2Cr2O7, ठीक है ना, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। खुद का इसका रिडक्शन होता है किसमें, Cr3 पॉजिटिव में। तो K2Cr2O7 में जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो +6 निकल के आती है, निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो 2 इंटू +1 +2 इंटू x +7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू +6। तो K2Cr2O7 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोलुइन ले लिया, टोलुइन का मुझे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो K2Cr2O7 डाल दूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर जो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 to 4 कहाँ आ रहा है, तो 4th इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो आई मीन सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, DF ब्लॉक से सिंपल क्वेश्चन था। sorry, so an indicator X is used for studying the effect of variation in concentration of iodide on the rate of reaction of iodine आएगा वहां पर, और reaction of iodide ion with H2O2 at room temperature. The indicator X forms blue colored complex with compound A present in the solution. The indicator X and compound A respectively are. तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैब मैनुअल का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो लैब मैनुअल में, एनसीईआरटी के लैब मैनुअल क्लास 12 की टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें स्पेसिफिकली स्टार्च का जो टेस्ट, वहां पर स्टार्च आयोडीन के बारे में स्पेसिफिकली बता रखा है कि स्टार्च जो है आपका आयोडीन के साथ एक ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर ब्लू निकल के आता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगेन मैं ये बोलूंगा लैब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टेस्ट दे दिया एक, ठीक है। सो हाँ, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टार्च आयोडीन, ये तो बहुत बार आई गेस बहुत बार आ भी रखा है, स्टार्च आयोडीन का ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये क्लासिकल एग्जांपल दे दिया रिंग एक्सपेंशन का, क्लासिकल एग्जांपल
रिंग एक्सपेंशन का क्लासिकल एग्जांपल। तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड द एसिडिक कंडीशन। तो सबसे पहले OH विल टेक दी H+, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया, H2O निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन। अब साइक्लोपेंटेन या साइक्लोपेंटाइल कुछ भी बोल दूं, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, नेक्स्ट वाले कार्बन पे, तो हमेशा रिंग एक्सपेंशन होगा, हमेशा। तो रिंग एक्सपेंशन करवा के, ठीक है, तो बस फिर वहां से एल्कीन बनाना है। क्लासिकल, ये तो क्लासिकल केस है। जब भी हम रिंग एक्सपेंशन जब हम पढ़ते हैं तो वन ऑफ दी जो क्वेश्चंस हम लेते हैं, तो ये वो तो यही लेते हैं, है ना। मतलब ये तो एक इट्स लाइक कि O2, जब हम MOT पढ़ते हैं तो O2 का तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो सेम जब रिंग एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो ये वाला केस तो पढ़ना ही होता है ना। साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटेन से वो रिंग एक्सपेंशन होके साइक्लोहेक्सेन में जाएगा। सिमिलरली साइक्लोब्यूटेन आपका साइक्लोपेंटेन में जाता है, ठीक है, क्लासिकल है। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक का रिलेटिवली मीडियम क्वेश्चन ही बोलूंगा मैं, टफ तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू दी molecular or vital theory, the bond order for O2 2 negative, CO and NO plus respectively are, ठीक है। सो O2 का तो मुझे याद रहना चाहिए। O2, ये तो देखो इतना ज्यादा रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत बार। जो मुझे लगता है केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो है O2, O2 प्लस O2 है ना, डेरिवेटिव ऑफ O2, उनके MO लगवा के वो या तो बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएगा, है ना, या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकलवाएगा, या ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ निकलवाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब पूछता है, क्लासिक, ठीक है ना। सो एनीवे, सिग्मा O2 का हम MOT लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। नाउ ये O2 आफ्टर 14 वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो सिग्मा पहले आएगा। नाउ सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, अब पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, ठीक है ना। अब ये जो कह रहा है O2 2 नेगेटिव, ठीक है ना, जब मैं O2 2 नेगेटिव की बात करूंगा, O2 2 नेगेटिव, तो बस एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो बोन ऑर्डर अगर मैं लिखता हूँ इसका, बोन ऑर्डर विल बी इक्वल टू, देखो ये तो कटते रहेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 कट गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कट गया, है ना। तो यहां से लेते हैं सिग्मा 2pz स्क्वायर से, तो 2 + 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, 6 - 4, तो 2 1 आ गया, तो बोन ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो O2 2 नेगेटिव का 1 है, तो ऑप्शन ये कट सकते हैं, हाँ तो ठीक है। तो बाकी सब में तो 1 है ही। एनीवे देखो CO और NO प्लस का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ऑल्दो आप ये सब कर सकते हो MOT से, बट आई वुड रिकमेंड, NCERT की एक लाइन है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। NCERT की लाइन है कि isoelectronic species have same bond order, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को N2 का पता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर, पहले N2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं हम। नाइट्रोजन 7 है ना, एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके 7 ही है, तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। और इसका बॉन्ड ऑर्डर तो मुझे छोटे क्लासेस से याद भी रहता है, क्लास 9 से मुझे पता है कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखो ये चेक करो कि CO के कितने इलेक्ट्रॉन्स है, CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, कार्बन का कितना है 6, ऑक्सीजन का 8 है, 6 + 8 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया N2 के साथ, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर भी हो गया 3 आपका। अब NO+ देख लो, NO+ में नाइट्रोजन का कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8, -1 क्यों, क्योंकि NO ओवरऑल +1 है, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन अगेन N2 के साथ, फिर अगेन इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, तो 1 3 3, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इससे चीजें आसान हो जाती है कई बार, ठीक है।
तो CO एंड NO+, तो ये एक अच्छी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The major component of which of the following ore is sulfide based mineral? मेटलर्जी का सिंपल क्वेश्चन है, आपको उनके ओर्स के नाम और उनके केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पते होने चाहिए. जैसे कैलामाइन जो होता है जिंक कार्बोनेट, सेकंड जिंक सल्फाइड, थर्ड आयरन कार्बोनेट, नेक्स्ट मेलासाइट का ये कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो मिक्स होता है मतलब. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई मीन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो मैं कुछ अपना मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. तो सल्फाइड वाला कौन सा आ रहा है? सेकंड. ठीक है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड आई मीन इसमें तो आपको याद है अगर तो ये आप कर पाओगे. ठीक है, ओके. सो मेटलर्जी का सिंपल क्वेश्चन ही था, अगर आपको ओर्स और उनके केमिकल फॉर्मूलाज याद है तो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट? थर्मोडायनेमिक्स से कुछ क्वेश्चन लग रहा है. सो डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी. मुझे तो ये याद है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना. ओके, सो डब्ल्यू हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? माइनस पी डेल्टा वी. तो यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आएगा, यहाँ पर प्लस लिख रखा है. तो स्टेटमेंट जो ए है तो वो तो गलत ही हो गया, तो जहां पर भी ए है वो गलत कर दो. तो थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड इज द इनकरेक्ट. ओके, बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, ये तो आई मीन थर्मोडायनेमिक्स की वन ऑफ द फेमस इक्वेशन है, तो ये तो करेक्ट है ही. तो जहां पर बी है वो करेक्ट है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अभी के लिए मुश्किल है. अच्छा, सी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये बिल्कुल सही है. यहां से तो हम सारे डेल्टा एस के फॉर्मूला निकालते हैं, तो बी सही है, सी सही है, तो बी और सी तो सही है, तो सेकंड तो सही है. क्या पता मोर देन वन करेक्ट हो, जो कि जनरली आई मीन नहीं होता है, फिर भी अपनी सहूलियत के लिए है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम चेक कर लेते हैं. तो डी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन आर टी ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. अगर मैं ये मान के भी चलूं कि डेल्टा एन जी को वो डेल्टा एन ही बोल रहा है, तब भी प्लस और माइनस का तो डिफरेंस है ही, तो ये गलत हो गया. तो डी वाला गलत, तो ये गलत, तो ये भी गलत. ठीक है ना, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. सिंपल था ये तो, आई मीन बहुत ज्यादा सिंपल था. टू बी वेरी फ्रैंक, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज्यादा सिंपल था. ठीक है, ओके नेक्स्ट. Given below are the two statements. Statement 1, the decrease in the first ionization enthalpy from boron to aluminium is much larger than the from aluminium to gallium. Statement 2, the d orbitals in the gallium are completely filled. देखो ये तो अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, केमिस्ट्री के लिए आप बार बार एनसीईआरटी पढ़े, ये अगेन एनसीईआरटी की लाइन है. एनसीईआरटी में जब बोरोन के चैप्टर आप पढ़ते हो, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हो, तो उसमें बता रखा है कि बोरोन से जब हम एल्यूमिनियम में जाता है ना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा चेंज आता है. लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जाता है तो इतना चेंज नहीं आता. क्यों? गैलियम आपका कौन से पीरियड एलिमेंट हो गया? गैलियम आपका हो गया फोर्थ पीरियड एलिमेंट. जिंक के बाद आता है जिंक, गैलियम. ठीक है, जिंक में 3d10 4s2 भरा हुआ है, और हम गैलियम का क्या लिखते हैं? 4s2 4p1. तो 4s2 4p1 से पहले 3d10 भरा हुआ है ना, 3d10 भरा हुआ है. और डी ऑर्बिटल्स की स्पेसिफिकली 3d ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होता है. तो 4s2 या 4p1 वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से जितना इजिली गैलियम का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था उतना इजिली निकल नहीं पाता. ठीक है, तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट? सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. अगेन ये एनसीईआरटी की ही लाइन है. ठीक है, पी ब्लॉक से, बोरोन वाले चैप्टर से. तो सिंपल क्वेश्चन है आई वुड से, राइट? ओके. A doctor prescribed the drug Equanil to a patient. The patient was likely to have the symptoms of which disease? Again ये chemistry in everyday life का क्वेश्चन है. केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का एक लाइन लिख रखी है. ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है कि इक्वानिल इज यूज्ड फॉर द पेशेंट्स हैविंग सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन. ठीक है, तो ये एक लाइन लिख रखी है, उस पे जेई मैंने क्वेश्चन बना दिया.
और बनाना भी चाहिए, एनसीईआरटी में है तो क्वेश्चन बनेगा, वो तो बहुत श्योर है, चाहे वो एक लाइन का हो चाहे वो एक वर्ड का हो। तो ये अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। Okay, next, the concentration of dissolved oxygen in water for growth of fish should be more than X ppm, and biochemical oxygen demand in clean water should be less than Y ppm, picometer है ना, picometer कह रहा हूँ, sorry, पार्ट्स पर मिलियन, एकदम से याद ही नहीं आ रहा पीपीएम क्या होता था। पार्ट्स पर मिलियन, ओके। सो एक्स एंड वाई इन पीपीएम आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये फिर अगेन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चैप्टर पढ़ोगे चैप्टर की लाइन उठा के क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। फिश की ग्रोथ के लिए आपका शुड बी मोर देन एक्स पीपीएम, आंसर निकल के आता है 6 ppm। आई मीन इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, वो तो जस्ट एनसीईआरटी में लिखा है, हमें याद रखना है, मेमोरी पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन क्लीन वाटर शुड बी लेस देन वाई पीपीएम, उसका 5 है आंसर। तो इसमें कुछ भी समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, अब जेई मेन ये ट्राई कर रहा है कि कुछ जो भी एनसीईआरटी में कोई भी एक लाइन लिखी है, चाहे वो एप्लीकेशंस में क्यों ना हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस है, या लेट्स से हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में, अगर आपकी हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में ना एप्लीकेशंस में, तो वो कहीं भी एक लाइन उसको लगता है तो वो क्वेश्चन बना देता है। अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, जस्ट एनसीईआरटी में लिख रखा है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। ओके, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनमाइड विद Br2, तो प्रोपेनमाइड 1 2 3, ठीक है, प्रोपेनमाइड। तो होफमैन, ये तो रिएजेंट देखते ही पता लग गया, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो कार्बन एक कमी हो जाएगी, अमीन बनेगा, प्रिपरेशन ऑफ अमीन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस आई वुड से, ठीक है। ऑर्गेनिक में जितने भी नेम रिएक्शन है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डजंट मीन जिनका नाम नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेम रिएक्शन है वो तो है ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस प्रिपरेशन ऑफ इमीन, और इसमें एक कार्बन लेस आपका अमीन बनता है, तो यहां पर आपका इथाइल अमीन बनेगा, इथाइल अमीन। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नाम से पता लग जाता है, डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड का मतलब है जितने कार्बन है उससे एक कम, डिग्रेड हो गया, ठीक है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो अमीन्स वाले चैप्टर से था, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ये भी नहीं पूछा कि रिएजेंट क्या बने, बीच में इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, है ना, इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, तो सिंपल क्वेश्चन था आई वुड से, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमीन से। ओके, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो वेंटो फैक्टर सॉल्यूशन से आ गया, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो वेंटो फैक्टर तो ये तो हमें याद ही है, अगेन एनसीईआरटी में लिखी हुई है चीज, फिर से मैं ये बोलूंगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, तो ए का है थर्ड, तो जहां पर थर्ड नहीं है वो काट देते हैं हम, तो ठीक है। के एफ अगेन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, बी का है फर्स्ट, तो ये काट सकता हूं मैं, ये दोनों मेरे सही है। अब सी और डी, सॉल्यूशंस विद द सेम सॉरी, सॉल्यूशंस विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आएगा, हाँ ये रहा ना, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो सी का है सेकंड, तो ये आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ पर सी का फोर्थ है। तो डी एजोट्रोप्स, तो सॉल्यूशंस विद द सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर अबव इट, हाँ तो एजोट्रोप्स तो होता है ना कि सॉल्यूशन और वेपर में सेम कॉम्पोजिशंस आ रही है, ठीक है, इसलिए हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर से था, आई वुड से अगेन, आई वुड से कि सिंपल ही था, ठीक है, आई मीन डिफिकल्ट तो नहीं था ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन वाले चैप्टर से लग रहा है मुझे ये। ऑस्मोसिस क्या होता है कि देखते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू सेमी टुवर्ड द सॉल्वेंट साइड, नहीं सॉल्वेंट साइड नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेमी परमेबल टुवर्ड द सॉल्यूशन साइड, हाँ सॉल्यूशन साइड है ना, तो ए का है थर्ड। याद आ रहा होगा आपको कि एनसीईआरटी में भी समझा रखा है, दो हम काइंड ऑफ बीकर लेते हैं, चैम्बर लेते हैं,
उनको कनेक्ट करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सोलवेंट साइड से आपका सॉल्यूशन वाली साइड की तरफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स पास करते हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, तो ए का है थर्ड, ए का थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन काट सकते हैं, मतलब सेकंड और फर्स्ट काट सकते हैं। ए का है थर्ड। ओके तो बी का चेक ही नहीं करना क्योंकि बी का फर्स्ट ही है, ठीक है ना, दोनों में, थर्ड और फोर्थ में। तो बी का फर्स्ट है, मतलब कि ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, जो ऑस्मोसिस है उसका उल्टा है। वही आरओ के जो हमारे घर में ये एक्वागार्ड वगैरह लगे रहते हैं, है ना, वाटर प्योरीफायर। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सोलवेंट साइड। हाँ ओके, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सॉल्यूशन, ये उसमें सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है आपका मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। हाँ ये रहा ना, मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये प्योरीफाई करने का तरीका था, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस अगेन अपने आप तो फिर यही हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पढ़ भी रखा है, अगेन थोड़ा सा फैक्ट बेस ही है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी, डी का क्या आया? सेकंड। तो डी का, हाँ, थर्ड हो गया ना आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री का मिक्स बना के डाल रखा था और सिंपल ही था, ठीक है। चार में से अगर आपको तीन भी पता होते तो आराम से निकल ही जाएंगे, ऑब्वियस ही, मतलब वो तो ऑब्वियस ही बात है। ओके नेक्स्ट, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इज, एक्सक्लूडिंग, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, ठीक है। सो 2 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो आई वुड से 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल, ठीक है। तो इसकी मेजर जो एल्कीन आने वाली है दैट इज, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं तो यहीं पर एलिमिनेशन होगा A2 का, ठीक है, तो वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन ए का या 1 का एल्कीन बना। ऑप्शन 2 है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 2 3 4, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो है, 2 मिथाइल, ठीक है। तो इसका क्या बना? ठीक है, ये वाली एल्कीन बनी। थर्ड 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका क्या बना? ओके 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। मेजर जो बनेगा इसका 1 2 3 4 5, ये वाली एल्कीन। अब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक, आइसोमेरिक एल्कीन्स की बात कर रहा है तो वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, ये जो ये सेकंड का था, ये थर्ड का था, ये फोर्थ का था। तो जो फर्स्ट वाले ऑप्शन से जो एल्कीन बन रही है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि CH टर्मिनल एल्कीन है, आई वुड से, है ना, टर्मिनल एल्कीन है। अगेन बी भी आपका जो सेकंड से एल्कीन बन रहा है वो भी टर्मिनल एल्कीन है। सी से जो आपकी एल्कीन बन रही है वो भी टर्मिनल एल्कीन है। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन है जो आपकी इंटरनल है और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सिस और ट्रांस, है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर 2 एल्कीन बन रही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब में एक एक एल्कीन बन रही है। आइसोमेरिक मतलब आइसोमर्स नहीं दिखा रहा, राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके तो ये आपका था एल्कीन वाले चैप्टर से या हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बोल दे या फिर इसको मैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर से भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन है। ओके नेक्स्ट है इलास्टोमेरिक पॉलीमर। तो पॉलीमर वाले चैप्टर से आ गया ये। इलास्टोमेरिक पॉलीमर, इसका तो रबड़ ही सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इलास्टोमेरिक पॉलीमर का, और वो रबड़ है हमारा नियोप्रीन। तो ए का है फोर्थ, तो ये वाला ऑप्शन थर्ड काट सकते हैं और फोर्थ काट सकते हैं। अब डी भी चेक नहीं करना क्योंकि डी का तो सेकंड आ ही रहा है, ठीक है। डी मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, डी का सेकंड, हाँ, तो वो तो है ही, पॉलीस्टाइरीन होता ही है। ओके बी और सी में से चेक करना है। बी फाइबर, ठीक है, फाइबर तो आपका पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, फाइबर आपका होता है पॉलिएस्टर। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर।
फाइबर पॉलीमर पॉलीएस्टर है, ठीक है। तो आपका थर्मोसेटिंग क्या हो जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये फिर से मैं यही बात बोलूंगा, ये फिर से एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से इनमें से कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बना रखा है जस्ट पॉलीमर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो कुछ एक टेट्रापेप्टाइड दे रखा है आपको, और FLDYIQPR 1 लेटर कोड्स फॉर अमीनो एसिड। देखो यहाँ पर तो वही बच्चा कर सकता है जिसको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है और उसके 1 लेटर कोड पता है, ठीक है ना। 1 लेटर कोड की बात चल रही है, 1 लेटर कोड पता है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि चेक कैसे करना है। देखो, टेट्रापेप्टाइड अगर दे रखा है तो आपको उसका ना अमाइड जो बॉन्ड है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, वो तोड़ दो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये वाला तोड़ दूं, ठीक है ना, ये अमाइड बॉन्ड है। यहाँ पर मैं ये तोड़ देता हूँ, है ना, ब्रेक करना है अपने को। फिर यहाँ पर आप ये ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर अगर मैं अलग से लिखूं तो H2N, ये CO, और अभी के लिए आप OH लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ज्यूटेराइन फॉर्म में लिखना ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH2PH, ठीक है। ये आपका है फिनाइल एनालीन, ठीक है ना। ये ए वाला पार्ट, लेट से नहीं, ए नहीं लिखते वरना वो 1 लेटर कोड से कंफ्यूजन हो जाएगी, 1 लिख देता हूँ, है ना। ये 1 वाला पार्ट है, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है यहाँ पर। तो यह है फिनाइल एनालीन। इसका जो फर्स्ट 1 लेटर कोड होता है दैट इज एफ। तो मैं कौन से ऑप्शंस कैंसिल आउट कर सकता हूँ, थर्ड और फर्स्ट, है ना। FLDYFIQY। ओके, सेकंड अमीनो एसिड लिख देता हूं मैं, NH2, ये ऐसे है, CH2, CH, CH3, CH3, फिर ये O है। जरूरी नहीं है हर बार आपको, ये सेकंड वाला था, जरूरी नहीं है आपको हर बार ज्यूटेराइन में लिखना है। सिंप्लिसिटी के लिए तो मैं लिख ही सकता हूँ ऐसे नॉर्मल। ओके, ये है आपका ल्यूसीन। ल्यूसीन, और ल्यूसीन का जो 1 लेटर कोड होता है दैट इज L, दैट इज L। तो FL, तो आगे चेक ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आगे चेक ही नहीं करूंगा, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स याद है और उनके 1 लेटर कोड याद है तो, ठीक है, 1 लेटर कोड याद है और अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर याद है तो फिर भी मैं आपकी है ना, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम फिर भी देख लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं थर्ड वाला अमीनो एसिड भी लिख देता हूँ। थर्ड वाला अमीनो एसिड कैसे होगा, NH2, ये ऐसे है, CH2, यहाँ COOH, ये डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये है आपका एस्पार्टिक एसिड, और इसका जो 1 लेटर कोड होता है दैट इज D। हाँ, तो सही चल रहे हैं हम, FLD, ठीक है। ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला भी मैं बना ही देता हूँ, NH2, फिर ये ऐसे CH2, OH, OH, O, ठीक है। ये है आपका टाइरोसिन, और इसका जो 1 लेटर कोड होता है वो होता है Y। हाँ, तो सही चल रहे हैं, FLDY, ठीक है। तो अमीनो एसिड का आई वुड से थोड़ा सा डिफिकल्ट इन, देखो है तो आसान ही, ठीक है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद है और आप 1 लेटर कोड लेट से प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसे फिनाइल एनालिन का आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने ये भी एक ऑप्शन दे रखा है कि जिसमें आगे P लिख रखा है, ठीक है। तो ये उस सेंस में डिफिकल्ट है कि अगर आपको 1 लेटर कोड नहीं याद है तो, ठीक है ना। क्योंकि डिफिकल्ट तो है ही यार, क्योंकि 20 के 20 अमीनो एसिड्स याद करने हैं, उसके 3 लेटर कोड भी याद रखने हैं, उसके 1 लेटर कोड भी याद रखने हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। तो उस सेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर जिसकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए आसान है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सो व्हेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है तो मतलब कि CXHY,
अंडरगोस कंबशन, तो ये तो कंबशन की नॉर्मल इक्वेशन हो गई। तो मैं बैलेंसिंग करना एक बार वापस से सिखा देता हूँ। O2 जब भी कंबशन करते हैं तो O2 की प्रेजेंस में, है ना, ऑब्वियसली। तो CO2 बनता है हाइड्रोकार्बन के कंबशन से, सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 एंड H2O। अब लेफ्ट हैंड साइड में X कार्बन है तो XCO2, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में Y हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर मुझे Y से मल्टीप्लाई नहीं, Y/2 से करना पड़ेगा, ताकि Y/2 इंटू 2Y हो जाए। ठीक है, अब बैक कैलकुलेशन करके आप O2 को बैलेंस कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर Z है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आप क्या लिखोगे कि रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन एटम है 2Z इज इक्वल टू LHS में या RHS में, सॉरी, प्रोडक्ट वाली साइड में कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 2x प्लस Y/2 implies Z, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट O2 के आगे आएगा वो क्या हो गया, x प्लस Y/4, राइट। तो मैं यहाँ पर ये Z हटा के x प्लस Y/4 लिख देता हूँ, x प्लस Y/4। ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन अ हाइड्रोकार्बन A undergoes combustion in the presence of air, it requires 9.5 equivalents of oxygen and produce 3 equivalent of water। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट है वो ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर मैंने 9.5 O2 लिए हैं तो मुझे 3 H2O मिले हैं, तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ मोल्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, मोल्स की बात कर रहा है। तो हाँ ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ 9.5 किसके कह रहे हैं, ऑक्सीजन के। तो हम जस्ट डायरेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर अगर देखो, अगर आप ये बोलोगे कि भाई O2 के जो 9.5 इक्विवेलेंट है x प्लस Y/4 को अगर आप 9.5 से इक्वेट कर रहे हो तो आपको 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको Y/2 भी कितना, 3 इक्विवेलेंट से इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ पर जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x प्लस 6/4 इज इक्वल टू 9.5। ठीक है, x इज इक्वल टू 9.5 माइनस 2/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। 15 ओके, 27, 28, 28.5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, कितना आ गया, 26.5 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया, 34, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 8 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। तो CXHY आपका क्या हो गया, C8H6, तो सेकंड आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही था। अगर आपको इक्वेशंस पता, अब पता क्या है इसमें, तो मैं डायरेक्ट बैलेंसिंग कर ही सकता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एट 298 केल्विन, तो 3 इक्विलिब्रियम आपको दे रखे हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं। मैंने ऊपर चैप्टर नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, पॉलीमर का था। यहाँ पर ये अमीन्स अमीन्स नहीं, सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स। इसको तो नॉर्मल में जस्ट मोल कंसेप्ट ही लिख सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल मोल कंसेप्ट ही है ये। ओके, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ जस्ट। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, 3 इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रिएक्शंस दे रखे हैं, उनके कांस्टेंट्स दे रखे हैं K1 K2 K3। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x × 10⁻³ आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर ये K1 है, तो 3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखे हैं। अब देखो आपको कैसे एनालिसिस करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो NH3 आपके लेफ्ट में है, ठीक है, तो इतना, और NH3 इन 3 इक्वेशन में से 1 2 3 में से NH3 आपका फर्स्ट इक्वेशन में है। सो इतना तो मुझे ये समझ में आ गया कि NH3 को मुझे रिवर्स करना है, राइट। तो रिवर्स इक्वेशन 1, तो जैसे ही मैंने रिवर्स किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आपको याद आ रहा हो कि जब भी इक्वेशन रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K डैश, दैट विल बी 1/K1, तो ये कुछ वैल्यू आ गई, राइट। ओके, अब आगे देखते हैं H2O। H2O के आगे 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर H2O के आगे 3 लिखा हुआ है।
और H2O इन 3 इक्वेशन में से सिर्फ यहीं पर है, थर्ड इक्वेशन में, और कहीं भी नहीं है। तो डेफिनेटली, और राइट हैंड साइड पे तो डेफिनेटली आपको 3 से मल्टीप्लाई करके वो ऐड ही करना है, राइट? तो मैं इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो कुछ ऐसा आया। अब आपको ये याद होगा, ये तो बेसिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि जब किसी भी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसकी पावर में चला जाता है ना? तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसकी रेज टू द पावर 3। तो k-3 को मैंने लिख दिया k3 की पावर 3, ठीक है ना? ओके, इक्वेशन नंबर 2, NO कहां पर है? 2NO है, यहाँ पर 2NO है और यहाँ पर भी 2NO, तो मतलब कि एज इट इज मुझे ऐड करना है। तो बेसिकली नाउ ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 5। 2, 4 एंड 5 जैसे मैं तीनों ऐड करूंगा, मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी जो मुझे चाहिए, राइट? सो बस इक्वेशंस ऐड करते केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो थोड़ा सा बस ये कैलकुलेशंस खेलना है। तो 4 into 10 raised to power -3 आ जाएगा, तो आंसर वुड बी, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 4, ठीक है? तो 4 इज द करेक्ट आंसर, जो यहाँ पर 4, ठीक है? 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर तो मुझे आई मीन ज्यादा कैलकुलेशन टफ भी नहीं है ना? क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस है और ना कोई मुझे राउंड ऑफ करने की जरूरत है, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है अ मेटल M फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैच। तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है? So a metal M forms hexagonal close packed structure. The total number of voids in 0.02 mole of it is x into 10 raised to power 21। फिर से वही x की वैल्यू निकालनी है, और इन्होंने एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू दे रखी है 6.02 into 10 raised to power 23। एक चीज याद रखना बेटा, जो भी मुझे, जैसे कई बार कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए होती है मुझे इंटीजर में, अगर कांस्टेंट्स की वैल्यू आप अपने मन से ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मन से यहाँ पर 6.023 ले लिया या 22 ले लिया, ऑल्दो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वेरिएशन आ जाता है आंसर में, जहां पर 791 बनना था वहां पर 792 बन गया, तो वो गलत हो गया। तो आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू लेनी है जो क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है? चाहे वो 10 रेज टू पावर 23 बोलता, मैं 10 रेज टू पावर 23 ही लेता मैं, ठीक है? ओके, चलो HCP की कहानी तो मुझे याद आ रही है एनसीईआरटी से, कि अगर मैं n नंबर ऑफ n एटम्स है आपके, है ना? n एटम्स अगर आपके n एटम्स आपका अगर आपके HCP बना रहे हैं, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये उल्टा क्यों लिख दिया इसमें, यहाँ पर तो n आएगा, n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है ना? n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है, 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि n नंबर ऑफ एटम्स में, है ना, n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ HCP में टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स का मतलब है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल मुझे ऐड करना है, तो टोटल कितने हो गए? 3n, है ना? 3n। अब n की जगह आप यही एवोगैड्रो ले लो, तो अगर मैं n एटम्स में बोल रहा हूँ 3n, तो एक मोल में कितना हुआ? एक मोल एटम ऑफ HCP में 3 मोल टोटल वर्ड्स हुए ना, टोटल वर्ड्स। तो कितने मोल्स में मुझसे पूछ रहा है? 0.02 में, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 into 3 into moles, 6.02 into 10 raised to power 23, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 36.12 into 10 raised to power 21। तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो 36.12, 36 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, अगेन जस्ट कैलकुलेशन भी, और कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा कोई टफ नहीं थी, सिंपल ही थी। कोई मतलब डिवीजन नहीं था ना, डिवीजन भी जनरली टफ होता है, मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मल, ज्यादा बड़े नंबर भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है? छोटे नंबर ही है, तो सिंपल ही था। तो सॉलिड स्टेट से ये सिंपल ही क्वेश्चन आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड A to B the rate constant of the reaction was found to be समथिंग लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन है। देखो मुझे वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने मेरे से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है ना, तो मैं क्या करूंगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए मैं करूंगा रेट इज इक्वल टू, ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ठीक है? के रेट कांस्टेंट है के। तो रेट की यूनिट क्या होती है? रेट क्या होता है? मोल पर मोलैरिटी पर सेकंड। तो मोलैरिटी ये हो गया मोल पर लीटर
डिवाइड बाय सेकंड पर सेकंड, है ना। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है उसने मुझे, वैल्यू नहीं सॉरी यूनिट, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो लीटर डिवाइड बाय मोल पर सेकंड। और कंसंट्रेशन ए की पावर एन, एन ही तो मेरा ऑर्डर है ना। तो कंसंट्रेशन ए का मतलब क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब क्या है, मोल पर लीटर उसकी पावर एन। तो बस थोड़ा सा खेल लिया यहाँ पर, है ना। तो वहां पर मोल स्क्वायर हो गया, लीटर स्क्वायर नीचे हो गया, और सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो मोल पर लीटर की पावर एन क्या हो गया, 2, तो एन की पावर 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। और वैसे भी मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, अगर आपको याद है ना, अगर आपको याद है, जैसे कई बार जनरलाइज फॉर्मूला भी बताते हैं, या बताते हैं कि भाई जीरो फर्स्ट और सेकंड का तो आपको याद ही रखना है, आपको याद है तो अच्छी बात है ना, आपको याद है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट आप ऐसे ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है, जिनको याद नहीं है। ओके, तो सो ये एक सिंपल ही रिएक्शन था, सिंपल ही क्वेश्चन था आई वुड से। ऑन हीटिंग लिथियम नाइट्रेट गिव्स हाउ मेनी कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग, ये एस ब्लॉक का आ गया, एस ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखा है लिथियम नाइट्रेट का कंबशन, कि लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, कंबशन करते हैं, तो क्या मिलता है, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो हाउ मेनी कंपाउंड्स पूछ रहा है, तो 1 2 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको रिएक्शंस याद है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ HCl कंटेनिंग 73 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ दे दी इसने मेरे को, ठीक है। रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज NaOH obtained by reacting 0.69 ग्राम मेटालिक सोडियम विद वाटर। तो ठीक है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में हम ज्यादा खेलते नहीं है, मोलैरिटी बनाना पड़ेगा इसको। स्ट्रेंथ से मुझे अगर मोलैरिटी बनाना है, तो ऑब्वियसली ग्राम पर लीटर दे रखा है ना, मुझे चाहिए मोल्स पर लीटर, तो मोलर मास से डिवाइड करना है, तो मोलैरिटी ऑफ HCl आ गया ये, ठीक है, सिंपल। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि required to completely neutralize NaOH obtained by reacting 0.69 ग्राम metallic sodium with water। अब जो सोडियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करके इस तरह का कुछ NaOH प्लस H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो जितने मोल्स, अब सोडियम के मोल्स जितने होंगे उतने मोल्स NaOH के बनेंगे, है ना। तो मोल्स ऑफ सोडियम कितना हो गया, 0.693 अपॉन 23, तो 0.03। तो मोल्स ऑफ NaOH भी इतना ही होगा, है ना, मोल्स ऑफ NaOH भी इतना ही होगा। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या होगा, 0.03। तो NaOH प्लस HCl गिविंग मी NaCl प्लस H2O। तो बस दोनों के मोल्स इक्वल करने हैं मुझे, तो मोल्स HCl के कितने हो गए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और NaOH के मोल्स कितने हैं, 0.03। तो बस यहाँ पर से वॉल्यूम इन लीटर आ गया कुछ इतना, फिर है, और ml में कितना आ जाएगा, फिर 10⁻³ कर देंगे। तो बस ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 15 ml आ जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि डिवीजन में है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बट इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो 73 इंटू 5 मुझे दिख ही रहा है, 5 × 15 और 7 × 5 = 35 36, तो 73 इंटू 5 365, और जो कि यहाँ पर है, तो ये तो सिंपल ही हो गया, एग्जैक्ट कट रहा है, ठीक है। तो 15 ml, तो आंसर आ गया आपका 15 ml। तो ये भी सिंपल रिएक्शन है, ये भी मैं मोल कंसेप्ट बोल दूं, इसको मैं आयनिक बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, ठीक है, या नॉर्मल प्रैक्टिकल बोल दूं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बट सिंपल ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, मुझे ये ई नोट दिख रहा है, तो आंख बंद करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल ही सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जिंक प्लस Sn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Sn। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Sn गोज टू Sn2 पॉजिटिव। देखो ये रिडॉक्स कपल जो दे रखा है, जनरली ऐसा रिडॉक्स कपल हमें देखने को नहीं मिलता है, ये ऑक्सीडेटिव रिडॉक्स कपल दे रखा है, ठीक है ना, Sn गोज टू Sn2 पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसमें जो क्लासिकल मिस्टेक होगी, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इफ Zn, अब ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -7.6, एक्चुअली यहाँ पर नहीं 7.6 भी नहीं, 0.76 है, 0.76, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटिंग में। 0.76 वोल्ट इज
तो x इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, नियरेस्ट इंटीजर तो मतलब कि शायद हमें राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। गिवन देखो ये फिर से कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कि जो आपको वो लॉग के आगे जो वैल्यू लेनी है 2.303 RT/F वो 0.059 लेना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो ई नॉट निकाल लेते हैं, है ना। तो ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n लॉग। अब n की वैल्यू पता ही लग गई है, चाहे तो आप यहां से देख लो तब भी, जिंक से देख लो तब भी n की वैल्यू 2 आ रही है, टिन से देख लो तब भी 2 आ रही है, तो n इक्वल टू 2। तो ई नोट की वैल्यू, फिर ये थोड़ा सा सोल्व कर लिया, ई नोट की वैल्यू आ गई 0.59। अब देखो लेट्स द स्टैंडर्ड, मैंने क्या लिया, लेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SN/SN2 पॉजिटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन मुझे निकालना क्या है, ऑक्सीडेटिव, क्योंकि उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेटिव को पूछा है उसने मेरे से, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड का ले रहा हूँ, मैं रिडक्शन का ले रहा हूँ, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जिंक का तो रिडक्शन, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, SN2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो x माइनस ऑफ माइनस 0.76, क्योंकि जिंक का मुझे ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -0.17। बट मुझे निकालना क्या है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मुझे निकालना है ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, तो 0.17, ठीक है, 0.17। अब ये क्या आ गया, 0.17 इज इक्वल टू, जैसे मान लो मुझे y निकालना है तो y इंटू 10⁻⁻2, तो y कितना आ गया, 0.17 इंटू 10⁻2 विच इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो 17 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना ये इस चीज का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही था, आई मीन थोड़ा सा बस ये ट्रिकी इस सेंस में कि इसने यहाँ पर वो मेरे से ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल निकलवा रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलवा रहा है, रिडक्शन नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, छोटी छोटी चीजों का। ओके, सो द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फेलिंग्स रिएजेंट। अब देखो ये आपको फेलिंग्स रिएजेंट का जो कॉपर टार्टरेट का कॉम्प्लेक्स बनता है वो अगर आपको याद है, याद नहीं भी और आपको बस डेंटिसिटी पता है तो भी अच्छी बात है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इमेजिनेशन करवा देता हूँ, ये कैसे किस तरह से अटैच्ड है। ये एक लीगेंड है, ये एक लीगेंड है, ठीक है, जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ, ये एक लीगेंड है, ये एक लीगेंड है। तो दो कॉपर पे यहाँ पर ये एक लीगेंड लगा हुआ है। अगर मैं दूसरा लीगेंड दिखाऊं, ठीक है, दूसरा लीगेंड है ये, ठीक है, दूसरा लीगेंड है ये। तो यहाँ पर दो लिगेंड लगे हुए हैं दो कॉपर पे, ठीक है ना, लेकिन दोनों कॉपर पे मतलब कि एक लिगेंड दोनों कॉपर पे है, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंप्लिसिटी के लिए 1 2 3 4 भी करके दिखा रखा है, 1 2 3 4 इसकी डेंटिसिटी, यहाँ पर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ताकि आपको ये समझ में आए कि दो अलग अलग लिगेंड है ना, अलग इन द सेंस है सेम लिगेंड, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है। कभी आप इसका डेंटिसिटी 8 कर दो, ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये मैं फेलिंग्स तो चलो एल्डिहाइड के टोन से बोल देते हैं, बट एक जो डेंटिसिटी वाली चीज है वो कोऑर्डिनेशन से है, तो मिक्स ही करके डाल रखा है क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये देने का पॉइंट क्यों है, ये देने का पॉइंट है ताकि हम वो कांस्टेंट जो होता है ना, जैसे मान लो Rn का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, या तो मुझे याद ही रहता है 0.059 है ना, बट उसने वो ए की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाने के लिए मेरे को 0.6 एंगस्ट्रॉम दे दिया। तो बस ठीक है, तो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट में पुट करूंगा तो एन की वैल्यू भी 1, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे जेड आएगा, ठीक है, एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, क्योंकि z की वैल्यू भी 1 है, तो a नॉट की वैल्यू आ गई है 0.6। फिर क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ He प्लस। He प्लस आपका 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो मैं बोहर के रूल्स, बोहर के जो फॉर्मूला है वो लगा सकता हूँ। तो Rn इक्वल टू a n स्क्वायर बाय z। अब z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 होती है, n कौन से में निकलवा रहे, थर्ड में, तो बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। नियरेस्ट, लेकिन पिकोमीटर कह रहा है, देखो मेरा ये निकलेगा एंगस्ट्रॉम में, तो 10 की पावर मैंने -10 किया, मीटर में हो गया अब ये, तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 10 की पावर -12 और ये जो 10 की पावर -2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 270 पिकोमीटर।
ठीक है, 270 पिकोमीटर, तो 270 इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखो, वो मेरे से पिकोमीटर में पूछ रहा है, ये भी कई बार वो खेल लेता है कि कई बार वो मेरे से पिकोमीटर में पूछ रहा है या किसी और, है ना, यूनिट में पूछ रहा है, तो वो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है प्रीफिक्स क्या लगवा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमंग गिवन ऑक्साइड्स दे रखी है N2O3 NO2। अगेन फिर से पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, और पी ब्लॉक एज वेल एज मैं एस ब्लॉक भी बोलूंगा क्योंकि मुझे ये थोड़े से सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, एंड इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि आप अगर आपको याद है कि इनमें से कौन सी एसिडिक है कौन सी बेसिक है तभी कर पाऊंगा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बार जनरली है ये, ठीक है। N2O3 आपका एसिडिक है, NO2 आपका एसिडिक है, लेकिन N2O ये न्यूट्रल है, ठीक है। Cl2O7 एसिडिक है, SO2 आपका एसिडिक है, CO न्यूट्रल है, CaO Na2O ये आपका, ये तो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये तो बेसिक है, और NO आपका न्यूट्रल है। तो इनमें से जो एसिडिक ऑक्साइड है वो है ये, तो 4 ऑक्साइड हो गई, तो करेक्ट आंसर है 4। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। और अगेन फिर मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठा रखा है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा ऑक्साइड नहीं है जो एनसीईआरटी की बुक में ना हो, और उसके टेबल बना रखी है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, उसके साइड में उसकी प्रिपरेशन लिख रखी है, स्ट्रक्चर लिख रखा है, और उसका नेचर कैसा है, एसिडिक बेसिक, है ना, वो सब लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट सिंपल ही था आई वुड से ये वाला भी। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री का जनरली पेपर सिंपल ही आता है एज फार एज जेई मेन इज कंसर्न। जेई एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जेई मेन में जनरली सिंपल आता है जनरली, ठीक है। Okay, so when 0.01 mole of an organic compound containing 60% carbon was burned completely, 4.4 gram of CO2 was produced. The molar mass of the compound is gram per mole. Nearest integer में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 4.4 ग्राम मास दे रखा है CO2 का, तो उसका मोलर मास निकाल लो। तो 4 पॉइंट मोलर मास कह रहा हूँ, सॉरी, मोल्स निकाल लो। 4.4 डिवाइड बाय 44, तो 0.1 मोल। अब जितने मोल्स CO2 के हैं उतने ही मोल्स कार्बन के भी होंगे, है ना, तो वो मैंने क्या लिख दिया, मोल्स ऑफ कार्बन। अब मोल्स ऑफ कार्बन ये अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए, इतने, लेकिन वो मोल्स ऑफ कार्बन, अब देखो CO2 में जो कार्बन है वो सारे के सारे कहाँ से आए होंगे, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन है वो सारे के सारे CO2 में, है ना, CO2 के अंदर जो कार्बन है वो उसी में गए हैं सारे के सारे। तो कहना इसे, इन 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.1 मोल ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। तो एक मोल में कितने, एक मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मोल कार्बन प्रेजेंट है, 10 मोल, ठीक है। अब 10 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 12। अब एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, 60%। तो उसमें 10 मोल कार्बन प्रेजेंट है, तो 10 मोल कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू, और वो कितना परसेंट है उस कंपाउंड का, 60%। तो 60 डिवाइड बाई 100 इंटू एम। तो सिंपल ये मोल कंसेप्ट लगवा रहा है, मोल कंसेप्ट ही आई वुड से इसके लिए। तो मल्टीप्लीकेशन से आ गया आपका 200, ठीक है, कैलकुलेशन। तो सिंपल ही था ये भी, जस्ट आपको ये समझ में आना चाहिए था कि वो अगर मेरे से मास CO2 का दे रहा है, इससे मैं मास कार्बन, इससे मैं मोल्स निकालूंगा CO2 के, उतने मोल्स कार्बन के होंगे, वो सारे के सारे उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आए हैं। तो उस 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.1 मोल अगर कार्बन प्रेजेंट है, तो एक मोल में 10 मोल कार्बन है, तो C10 काइंड ऑफ है ना, C10। तो वो, और जो एक मोल में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मास परसेंट है कार्बन का, वो कितना है, 60%, ठीक है। तो बस सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया, तो टोटल मास कितना हो गया, 120, और वो कितना दे रखा है, कितना परसेंट ऑफ 60%, तो बस सिंपल, m इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। सो ओवरऑल आई वुड से कि सिंपल ही था, बट थोड़ी बहुत चीजें जो आपको याद रखने की थी, अगर वो आपको याद है तो आसान हो जाएगा। मैं ये चैप्टर के नाम जो ऊपर रह गए थे वो मैं लिख देता हूँ। ये कोऑर्डिनेशन से पूछ रखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, आई वुड से एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है, एसिड भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब वो मिक्स ही रहते हैं जनरली। ये आपका प्रैक्टिकल है ना, लैब मैनुअल लिख देता हूँ, चलो प्रैक्टिकल लिख देता हूँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री।
ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर से था। ठीक है, ये आपका DNF ब्लॉक से था। उसके बाद ये भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसके बाद ये आपका अल्कोहल वाले चैप्टर से बोल सकता हूँ, या फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन भी है ये। ठीक है, एल्कीन वाले चैप्टर से बोल देता हूँ। एंड देन ये आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका मेटलर्जी। ये आपका थर्मो। इसको मैं पी ब्लॉक ही बोल दूंगा। ठीक है, ग्रुप 13। नेक्स्ट ये आपका था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपका एनवायरमेंटल, हाँ ठीक है, उसके बाद तो मैंने लिख ही रखा है। ठीक है देन, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, सिंपल ही था पेपर आई वुड से। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेशन।